है, हो चुका है, उस पर पक्ष-विपक्ष दोनों चल रहे हैं। बहरहाल बजट किस तरह से काम किया है इस देश में लोगों के हित के लिए या हित के लिए, पूंजीपतियों के हित के लिए या हित के लिए, हम इस बार एक गंभीर मीमांसा करेंगे अपने गेस्ट सुब्रत चटर्जी जी से। हम सीधे इस मामले पर उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं बजट में क्या हुआ है। सुब्रत जी, बहुत-बहुत स्वागत है समरभूमि में आपका। नमस्कार आपको। नमस्कार। सुब्रत जी, बजट पेश किया है, बजट को किस रूप में देख पा रहे हैं आप? 90 के बाद से जितनी भी बजट है वो तो आईएमएफ बनाती रही है। भारत में भारत को डॉटेड लाइंस पर साइन करने के लिए कह दिया जाता है, और इन सारे बजट में तुम देखोगे सबके सब मोटा मोटी जन विरोधी ही रहे हैं। थोड़ा मनमोहन सिंह के काल में जनता के लिए कुछ काम हुआ है ना, और मोदी तो पूंजीपति लॉबी का निर्लज्ज दलाल है। उससे अगर उम्मीद करोगे कि वो जनता के लिए कुछ करेगा तो संभव ही नहीं है ना। तो अभी तो बजट कहो या लेखानुदान जो बीच बीच में आते रहते हैं, सब कुछ देखोगे कि हम दो हमारे दो के लिए होता है। इसी बजट का हाल देख लो। जनता की जेब से अलग अलग तरीके से 4 से 5 लाख करोड़ रुपया ले लिया गया। और ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम 17,500 करोड़ रुपया इनकम टैक्स में छूट दिए हैं, जबकि इनकम टैक्स से वसूली 1 लाख करोड़ रुपए लास्ट ईयर ज्यादा हुई है। दूसरी बात क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,11,000 करोड़ रुपए, भारत का कुल बजट है 47 लाख करोड़ रुपए का, उसका समझ लो कि मोटा मोटी 1/4 तो इसी को दे दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही एलिवेटेड कॉरिडोर और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े रोड बनाना, सो कॉल्ड हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, है ना, इनको बनाने पर खर्चा किया जाएगा। तो ये बनाएंगे कौन? वही बनाएंगे, अदानी जी बनाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। इससे जनता को कोई वैल्यू हो, लाभ हो या नहीं हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वैसे भी विनिर्माण के क्षेत्र में जब से मशीनीकरण हुआ है, तब से लेबर फोर्स की जरूरत 40% घट गई है। ठीक है, एक जमाने में रोड बनाने में लाखों लेबर लगते थे, हजारों लेबर लगते थे, वो दिन अब गए। अब तो पोकलेन से जब खुदाई होती है जमीन की, मकान बनाई है इसकी, तो 40% लेबर फोर्स की जरूरत कम हो गई। इसलिए यह कहना कि विनिर्माण के क्षेत्र में पैसे लगा के आप बेरोजगारी दूर करेंगे या मजदूरों को काम देंगे, यह भी संभव नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एमएसएमई पर ध्यान नहीं दिया गया। एमएसएमई जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई पर जब ध्यान नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि आप जो छोटी नौकरियां हैं, असंगठित से गैर सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां जो थी, उनका स्कोप आप कम कर रहे हैं। मिड डे मील पर पैसे घटाया गया, यानी गरीब बच्चों की पेट पर लात। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम को बहाल रखा गया, मतलब मध्यम वर्ग के पेट पर लात। उनकी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद एक अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही है। यही सारी चीजें इस बजट की इस मेन बजट मोटा में मोटी। किसान के लिए क्या कुछ है प्रावधान? नहीं, कुछ नहीं है। अरे किसान के लिए प्रावधान ये क्या बनाएंगे? आप लोग बात क्यों नहीं समझते? एमएसपी एमएसपी आज सब चिल्ला रहे हैं। सरकार एमएसपी दे देगी और सामान माल नहीं खरीदेगी तो क्या कर लोगे? एक एक वस्तु की कीमत अगर बाजार में 100 रुपए प्रति यूनिट हो, सरकारी दवा से 100 रुपए प्रति यूनिट हो गया, अब वो पहले 10 यूनिट बिकता था, आज एक भी यूनिट नहीं बिके, तब क्या होगा? वो 100 रुपए प्रति यूनिट का मतलब क्या हुआ? एमएसपी पहले तो ये गैट समझौते के चलते एमएसपी ये दे नहीं पाएंगे, और एमएसपी अगर दवा में डालकर आकर दे भी देते हैं तो वो अनाज खरीदेंगे ही नहीं, तो उस एमएसपी का मतलब क्या हुआ? वो तो उन्हीं हजारों हिंदुस्तान में ऐसे कानून है जो जमीन पर लागू नहीं होते, उनमें से ये भी एक बन जाएगा। तो ये बाबा जी का ठुल्लू है।
किसानों के लिए कुछ ये कर नहीं सकते। ये क्या कर रहे हैं, किसानों की जमीन की जो खेतीहर जमीन है उसकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उनकी रेकी करवा रहे हैं। जो पुश्तैनी जमीन है उसका नियम है कि वो खतियानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है, और खतियानी जमीन जो है, लैंड रिकॉर्ड जो है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के परिचित है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला ही नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट का है ना। बिहार सरकार के पास है ना कि बिहार सरकार जमाबंदी करे, चकबंदी करे, भूमि वितरण करे, जो काम करना है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से आ जाता है। तो ये लोग तो असल बिंदु पर बात ही नहीं करते। अभी एक बात होती है कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? बजट आने के बाद, पास नहीं हुआ है, आया है। बजट आने के 4 दिन बाद आप नीति आयोग की मीटिंग कर रहे हैं। तो नीति आयोग की मीटिंग का मतलब क्या है? हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इस नीति आयोग की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। नीति आयोग में तो विभिन्न, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर जाते थे, इसलिए कि अपने अपने स्टेट के डिमांड लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, उसके हिसाब से बजट तैयार होती थी। वो तो बजट तैयार होने के पहले होने की बात योजना आयोग में ही होता था। तो अब आप 4 दिन बाद मीटिंग करके क्या करेंगे? क्या आप बजट में चेंज करेंगे? चलो केरल सरकार के ये डिमांड है, पंजाब के ये डिमांड है, इसके लिए हम खत्म करेंगे, चेंज करेंगे, वो तो आप करेंगे नहीं। ये खाना पूरी के लिए आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था कि जिस दिन अच्छा। जीएसटी लागू हुआ था भारत में, उसी दिन भारत का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म खत्म हो गया था। और सैल्यूट उन गधे मुख्यमंत्रियों को, विशेषकर विपक्षी दलों को, जिन्हों के पास इतनी भी राजनीतिक विजडम नहीं थी, आज भी नहीं, कि वो जीएसटी डॉक्यूमेंट पर साइन की। उनको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जब अपना पर्स, मान लो तुम बाहर निकले हो मेरे साथ, अपना पर्स मेरे को दे देते हो, वॉलेट मेरे को दे देते हो, उसके बाद तो तुमको एक चाय पीने के लिए भी मेरे ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, वही हो रहा है। तो जीएसटी ही तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म खत्म कर दिया। ये सब तो बात की बात है, यहाँ समझता कौन? सुब्रत जी, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि चूंकि जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरत की चीज होता है, तो इस बजट में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? कुछ नहीं है, 4 लाख करोड़ रुपया है, जो पहले था वही है, समझे। रक्षा बजट में और कटौती हुई है, स्वास्थ्य बजट में कटौती हुई है। इनको हर चीज को प्राइवेटाइज करना है, बात को नहीं समझते। तो इसमें बजट में क्या आएगा? कुछ आ ही नहीं सकता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना शुरू कर दे, तो प्राइवेट हाथों में स्कूल और हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? और उस लॉबी से घूस खाकर मोदी अपना झोली कैसे भरेगा? बीजेपी को चंदा कौन देगा? ये तो सीधा सीधी एक नेक्सस है। जितने भी सर्विस सेक्टर है, जो कि वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो सारे सेक्टर्स को प्राइवेट हाथों में सौंप दो। और प्राइवेट हाथों की जो लॉबी है, वो लॉबी से तो आप चंदा ले लो, घूस ले लो। चंदा क्या है? वो तो चंदा तो सम्मानीय शब्द है, ये तो सीधा सीधी घूस खाने का मामला है। घूस खा लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाते रहो। इस बजट से और किसी बजट से आप क्या उम्मीद करोगे इस सरकार के रहते हुए? कुछ इनके लोग दिमाग में तो वेलफेयर सुब्रत स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। बिल्कुल, सुब्रत जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बजट जो है 10 साल में जो मोदी का बजट था उसका रिवर्स यू टर्न बजट है। क्या लग रहा है, कितना यू टर्न? कोई रिटर्न बजट नहीं है। वो एक बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा पैसा देकर दोनों दलों का, जदयू और टीडीपी का समर्थन, जिसके बगैर उनकी सरकार गिर जाएगी, उनको अपीज करने के लिए इसमें प्रावधान बना दिया गया, जिससे ना बिहार के आदमी को कोई लाभ होगा, ना आंध्र के आदमी को कोई लाभ होगा। ऐसे चीजें पैसा दिए गए। पटना पूर्णिया एलिवेटेड हाई रोड से बिहार के लोगों को कुछ भला होने वाला नहीं, समझे। तो अब ये ये एक चीज और नाच रहे हैं। नीतीश जी का इंटरव्यूज में सुन रहा था, इतना कुछ दिया है हमको, देने न किया है, बोल रहे थे। क्या बोलेंगे? यही तो है। तो ये जो बजट है, इस बारे में एक और कहा जा रहा है कि ये बजट पर कांग्रेस का छाप है। कितना छाप है? कांग्रेस का छाप यही है कि कांग्रेस ने जो कहा था कि 6,000 रुपया बेरोजगार युवकों को देंगे,
उसको ये लोग अडॉप्ट किए हैं, और वो भी इस तरह से अडॉप्ट किए हैं जिसका कोई मीनिंगलेस है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि आप इंटर्नशिप करोगे तभी हम देंगे, कांग्रेस ने कहा था सबको देंगे, ठीक है। इंटर्नशिप की बात नहीं हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप करवाएंगे, इंटर्नशिप करवा के प्राइवेट सेक्टर इंटर्नशिप क्यों देगा बेरोजगार युवकों को? तो देगा ही नहीं, तो न वो इंटर्नशिप देंगे। देखो मजेदार बात क्या है, विरोधाभास क्या है। निर्मला ताई हर संभव मौके पर प्राइवेट सेक्टर को कोसती रहती है कि हमने आपका टैक्स घटा दिया, आपके मुनाफे में वृद्धि हुई, फिर भी आप निवेश नहीं कर रहे, ठीक है। देखो प्योर इकोनॉमिक्स में आ जाओ, वो निवेश क्यों नहीं कर रहे? प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन सेक्टर है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो अभी 60-70% कैपेसिटी में चल रही है। आपको मालूम है कि छोटे सेगमेंट की 24 लाख गाड़ियां शोरूम में धूल फेंक रही है भारत में, जिसको हम लोग मारुति ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर के रेंज में रखते हैं। मैंने 10 लाख के नीचे की गाड़ियां, 24 लाख गाड़ियां भारत में धूल फेंक रही है शोरूम में, और 25 लाख 35 लाख की गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। ये इकोनॉमी का के शेप रिकवरी जब होता है तब ये सिनेरियो आता है। अब बताओ कि मारुति उद्योग, एक केस स्टडी ले लो, मारुति उद्योग अगर 100 गाड़ी बनाती है, उसमें वो 70 गाड़ी बनाती है स्मॉल सेगमेंट में, जो कि 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की गाड़ी होती है। अब ये गाड़ियां अगर 24 लाख धूल फाक रही है, तो मारुति उद्योग कितनी बड़ी हाई एंड गाड़ियां बनाएंगे? क्या उस पर उसका इंडस्ट्री डिपेंड करेगा उस सेल पर? कभी नहीं करेगा। तो आखिर में जाकर हुआ क्या, जो मैं 10 साल पहले भी बोल रहा था इनके पहले बजट आने के बाद, कि आप हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी में जा रहे हैं, वर्टिकल इकोनॉमी में नहीं जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी में नहीं जा रहे हैं, आप वर्टिकल इकोनॉमी में जा रहे हैं। मतलब क्या है कि समाज में नीचे स्तर तक पैसा पहुंचाकर, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाकर, आप सेवाओं एवं वस्तुओं का डिमांड नीचे तक नहीं ले जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक एलिट क्लास बना रहे हैं 10% इंडियंस का, मैक्सिमम 20% इंडियंस का, जो कि मोटा मोटी 28-30 करोड़ आबादी होती है। और इसके लिए आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, बाजार भी बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये 30% जो है ना, ये 30% भी 30% पर टिका नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे श्रिंक करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? जैसे मध्यम वर्ग का आकार छोटा होता जा रहा है, घरेलू बचत कम होती जा रही है, ठीक है, नौकरियां आ नहीं रही है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि धीरे धीरे मध्यम वर्ग का आकार और छोटा होता जाएगा। मतलब आप जो आज हॉरिजॉन्टल इकोनॉमी में जा रहे हैं, उसकी भी सीमा सिकुड़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप कोलैप्स कर जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी, और कर चुकी है, करने की कोई बात नहीं है। दूसरा सैलिएंट फीचर ये है बजट का कि हमें 47 लाख करोड़ रुपए में 14 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा इन्होंने लिया है 255 लाख करोड़ रुपए का, उसमें से 14,50,000 करोड़ रुपया आपको ब्याज में चुकाना पड़ रहा है इस साल से। और उस ब्याज को चुकाने के लिए आपने 16,50,000 करोड़ का नया कर्ज ले लिया। मतलब नया कर्ज लेकर आप पुराने कर्ज का ब्याज चुका रहे हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इस काम को करती है कि एक बैंक से 100 करोड़ रुपया कर्ज लेती है, उसको चुका नहीं पाती है, तो वो दूसरे बैंक से 50 करोड़ रुपए लेकर इस बैंक के कर्जे का ब्याज चुकाती है, तो आप इसको एवर ग्रीनिंग कहते हैं। एवर ग्रीनिंग एक क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम, ये एक फ्रॉड है, जिसके चलते जो बैंक मैनेजर ने ये जानते बुझते आपको 50 करोड़ रुपया नया ऋण दिया है, जबकि आप वो जानता है कि अपने पिछला 100 करोड़ नहीं चुकाया है, तो आप उसको क्या कहते हैं, उस बैंक मैनेजर को जेल की हवा भी खिला सकते हैं कानून में। अब क्या है, 2 साल पहले देखो
सरकार और बैंक की नीतियां साथ साथ चलती है। 2 साल पहले मोदी सरकार ने बैंकों को यह छूट दे दिया कि जो एनपीए अकाउंट आज हो रहा है उसको 1 साल बाद दूसरे किसी बैंक से लोन मिल सकता है। मतलब फ्रॉड को हर तरीके से जस्टिफाई करके उसको कानूनन करना है। और इसी कड़ी में सरकार पिछला कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए नया कर्ज भी ले रही है। हो गई ना दोनों बातें बराबर। मैं बैंक से यही काम करता हूँ, पहले मैं क्रिमिनल था, अब नहीं हूँ। आज सरकार वही काम कर रही है। इकोनॉमी का तो एक डायरेक्शन होता है ना, इकोनॉमी की एक फिलॉसफी होती है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है इसमें मैं बार बार कहता हूँ, इट इज अ पॉलिसी टू डीक्रिमिनलाइज एवरीथिंग दैट इज क्रिमिनल। इसी तरह से आप एक दिन देखोगे हत्या करना कानूनन जुर्म नहीं होगा। कल ही नीट पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि नीट परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत कम स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। अरे गधे, दूध को फाड़ने के लिए एक बूंद नींबू का रस ही काफी है। उसमें 10 नींबू निचोड़ा गया है या 1 नींबू निचोड़ा गया है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? परीक्षा की जो शुचिता है वो तो खत्म हो गई, उसकी विश्वसनीयता तो खत्म हो गई। अब तो क्या चाहता है? अब क्या है कि वो गुजराती चोर लॉबी जिन्होंने नीट में लाख करोड़ रुपए का खेला कर दिया, उसका हिस्सा क्या चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंच गया? क्या हम पूछ सकते हैं आज ये सवाल? कितना हिस्सा आपको मिला कि आपने इस तरह का निर्णय लिया? अब देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ। अब चोरी और धांधली को, बेईमानी को, घुसखोरी को, भ्रष्टाचार को आप जस्टिफाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, रिजाइन देकर आ जाइए। ये तो जिस तरह से परीक्षा का एग्जाम का ये आया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये तो स्पष्ट रूप से आगे थी एक नियम बना दिया ये गया है लाइसेंस बन गया, और कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइसेंस हो गया, ये कानूनी रूप से वैध हो गया, कानून से वैध हो गया। अब हो गया क्या? अब देखो फिर यहाँ पर क्लास डिवीजन, ये पेपर किसने खरीदे थे? जो करोड़पतियों के बच्चे थे। मतलब अब उन्हीं को पेपर खरीद कर हो, धांधली करके हो, मोदी को घूस देकर हो, जैसे भी हो, सारी बातें वहीं पर जाती है। मोदी को घूस मिला या नहीं मिला? अगर घूस मिला तो सब कुछ वैध है। उसको लेकर आप क्या करें, प्राइवेट सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में आप दाखिला ले ले, मेरिट गया भान लेने। कल जब यही लोग गड़बड़ करेंगे तो बोलेगा आरक्षण वाला लोग आकर के यहाँ पर जो है गड़बड़ कर रहा है, ये सवाल है। अरे भाई, हमारे जमाने में जब मैं पढ़ता था तब बिहार में एक पॉवर्टी कम मेरिट स्कॉलरशिप हुआ करता था, मालूम है? लोग तो इन सारी चीजों को भूल गए हैं ना। हमारे मेमोरी में ये है कि हमें भी कभी वो स्कॉलरशिप मिला था, वो बात तो खत्म ही हो गई। अब बात ये हो गई कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 1 करोड़ रुपए जेब में रखिए, आप सीट खरीद लीजिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जब डोनेशन खत्म किया मनमोहन सिंह सरकार ने, यही कहा कि डोनेशन देकर क्या हो रहा है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का कोटा उनकी सीटें बिक जा रही हैं। वो मनमोहन सरकार थी, ये मोदी सरकार है। यहाँ पर चंदा दो धंधा लो निचले स्तर तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। पैसे खर्च करो, एक चीज जाना चाहेंगे, तमाम जगह जनता की क्रय शक्ति छीन रही है, लोग खरीद नहीं पा रहे चीजों को। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटका में एक नया कानून पारित किया है, 14 घंटा काम करने का तरीका, नियम बनाया है। और जबकि मजदूरों ने लगभग हजारों मजदूरों ने जान दे करके जो है 8 घंटा काम करने का अधिकार को हासिल किया था। तो क्या नहीं लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ट्रैक पर चल रही है? एक करेक्शन कर दूं, कर्नाटका सरकार ने अभी तक इस नियम को पारित नहीं किया, कानून नहीं बनाया। यह प्रस्ताव आईटी लॉबी से कर्नाटक सरकार के पास गया है, जिस पर वो चर्चा कर रही है, जिस पर क्या कहें हम, असर्टिव एक्शन लेने के मूड में है, मैंने कानून बनाने के फिराक में। देखो,
8 घंटे काम का जो अधिकार है, ये 1 मई 1863 में, जिसको हम लोग लेबर डे के नाम से ये करते हैं, पुकारते हैं, उस दिन तय हुआ था। इस सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद ये बात आई, ये फैसला लिया गया। कर्नाटक सरकार पर, जो तुम्हारा आईटी सेक्टर है, वहां पर आईटी सेक्टर का दबाव है कि इस नियम में परिवर्तन किया जाए। आईटी सेक्टर पर इस दबाव होने का मतलब क्या है कि अगर 12 घंटे की शिफ्ट हो, 14 घंटा तो 2 घंटा ओवर टाइम मिलाकर हो रहा है। अगर ये मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 स्टाफ छट गए। 8 घंटे का शिफ्ट होता है, 12 घंटे का शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 2 ही शिफ्ट होगी 24 घंटे में, मैंने 1/3 छटनी हो गई। 45 लाख लेबर, नहीं, 54 लाख आईटी प्रोफेशनल आज भारत में काम कर रहे हैं। 54 लाख आईटी प्रोफेशनल में से तुम 1/3 को हटा दो, मतलब 18-20 लाख की तो जॉब वैसे ही चलेगी, गई। अब क्या है, आईटी सेक्टर कहता है कि भारत की जीडीपी में हमारा अनुदान अवदान 9.5% है। 9.5% है, इसका मतलब है कि हमें ये रियायत मिलनी चाहिए, ये रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर आपको ये रियायत मिले और आप जो 20 लाख लोगों की छटनी करेंगे, उसका जो शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध लाभ है, वो किसको मिलेगा? उन अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो इनका गेम ये है कि चूंकि हम कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, हमारा आईटी ही सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट है तभी तो आप 9.5% कमा रहे हैं ना। अब वर्कफोर्स का जो ये है, यहाँ जो आईटी में बच्चे काम कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उसी को तो आप एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं। और क्या कमा रहे हैं? हमारे बच्चे जिस नौकरी को 3 लाख रुपए में करते हैं, मेरी बेटी बोलती है कि वही नौकरी अगर अमेरिका में जाके करे तो उसको 20 लाख मिलेंगे। तो ये जो 17 लाख रुपए की बचत कर रहा है अमेरिकन कंपनी, उस बचत का फायदा किसको हो रहा है? अमेरिकन कंपनी को हो रहा है, भारत सरकार को तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज, अब क्या है, देखना यह है कि राहुल गांधी जो बहुत ज्यादा रोजगार की बातें करते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ बातें करते हैं, उनका रवैया इस पर क्या होता है। और यह आइडिया आया कहाँ से? यह आइडिया आया है, नारायण मूर्ति ने 1 साल पहले एक बात की थी। उसने कहा था कि भारत के बच्चों को 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्यों भाई? आपके लिए, आपकी जेब भरने के लिए। ये बात वहां से शुरू हुई है। बिल्कुल। हम इस मामले में एक चीज सवाल पूछना चाहेंगे। विदेशों में काम के घंटे कम किए जा रहे हैं, 4 घंटे, 5 घंटे या उससे कम किए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल रहेगा कि काम के घंटे तो अगर बढ़ाते हैं तो कार्य क्षमता घटती है, अगर काम के घंटे कम करते हैं तो कार्य क्षमता बढ़ती है। इस चीज को ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ये लोग सब कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कार्य क्षमता, और इस पर तो काफी रिसर्च हो गया है। ये तो दुनिया में स्थापित तथ्य है कि अगर आप 8 घंटे के बदले 6 घंटे काम करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता और बढ़ेगी। इसलिए तुम देखो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बहुत सारे कनाडा में, बहुत सारे कंट्रीज में हफ्ता में 35 घंटे काम होते हैं। यहाँ पर तो 48 घंटे काम होते हैं। ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन सवाल है कि ये लोग निचोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना तुमको कि मध्यम वर्ग के आकार को छोटा करना है, तो 20 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर से जाएंगी तो 20 लाख लोग तो एक झटके में मध्यम वर्ग के दायरे से बाहर निकल गए। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक तो सीमित रहेगा नहीं, समझ जाएगा, यह अलग इंडस्ट्रीज में भी जाएगा, वहां भी छटनी होगी। तो छटनी का मतलब क्या हुआ? मध्यम वर्ग का आकार छोटा होता गया। तो ये समाज में क्रीमी लेयर को बढ़ाकर मध्यम वर्ग के आकार को छोड़कर गरीबों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो आधुनिक पूंजीवाद है वो राजतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए एक प्रयास है। इस पर हमारे कॉमरेड लोग नहीं सोच रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग कैपिटलिज्म, वी आर फाइटिंग मोनार्की ऑफ द कैपिटलिस्ट। बिल्कुल। जब मोनार्की की बात आप करते हैं सुब्रतो जी, तो मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा आपको कि मोनार्की में, राजतंत्र में बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूरताएं होती थी। मसलन एक राजा दूसरे राजा को जब मारता था, हराता था युद्ध में,
उसके बीवी बच्चों घर द्वार सब चीज छीन लेता था, उसका नष्ट कर देता था उसको, चाहे वो कोई भी राजा हो। और जितने राजा हो सकता अगले राजा से अगर हार जाता है तो उसका भी सब कुछ छीन जाता था। ये तो डेमोक्रेसी है जहाँ पर आप हारने के बाद भी जीवित रहते हैं और आप जो है बिना हारे भी आप जितना जीते भी जीत करके भी आप जो है सामान्य रहते हैं। ये तो मोनार्की ये मोनार्की में कभी संभव ही नहीं था। इसलिए ऐसी स्थिति जो सोच बन रही है कि मतलब राजतंत्र बनने वाला चीज, ये तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा विभत्स और क्रूरतापूर्ण चीजें हैं। लेकिन मैं सवाल एक और रहेगा सुब्रत जी कि ये जो बजट बनाया गया है और बजट के साथ ही इसी वक्त में लगभग ये 18 घंटा कितना 14 घंटा काम करने की बात आ रही है। ये सब क्या नहीं लगता है कि मतलब एक भारत को बिल्कुल मतलब गला घोटने की स्थिति फंसा दिया है आम पीपुल्स को। देखो, ये तो भारत की सरकार ही कर रही है। अगर कोई कहे कि इस पर विदेशी शक्तियों का प्रभाव है, जैसे मैं कुछ दिन पहले भरत गांधी के साथ कहीं बैठा हुआ था दिल्ली में, तो उनका कहना था कि मोदी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, भारत में जनविरोधी नीतियों को आने से कोई रोक नहीं सकता है। उनका यह मानना था। ये वही फिलोसफी है जिसमें कहा गया था, नथिंग कैन स्टॉप एन आइडिया फ्रॉम कमिंग व्हेन इट इज टाइम फॉर इट टू कम। एक कहावत कि कोई भी आइडिया जब आने का समय हो गया है, उसको दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यही सब रिएक्शनरी सोच है। मुझे उसी पल उस आदमी की रिएक्शनरी होने का, बेवकूफ अव्वल कोटि के बेवकूफ होने का प्रमाण मिल गया। सवाल यह है कि भारत की सरकार क्यों कहें? हम क्यों नहीं इसको अमेरिकी सरकार कहें? क्यों नहीं हम इसको ब्रिटिश सरकार कहें? क्यों नहीं हम इसको जर्मन गवर्नमेंट कहें? फर्क क्या है? जब भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, तो इस इंडिपेंडेंस के सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? संप्रभुता। यह संप्रभुता का मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति, अर्थनीति, जितने भी है सब तरीके से हम संप्रभु देश हैं। संप्रभुता का कॉम्प्रोमाइज हम किस डिग्री तक कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए, ये एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन हमें दुनिया की कोई भी ताकत वो मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है जिसे जो हमारे देश के लोगों की जनता के खिलाफ है। हम अंतरराष्ट्रीय ताकतों का हवाला तभी देते हैं जब हम खुद एक नपुंसक सरकार और क्रिमिनल लोगों की सरकार चुनते हैं, जो कि जिनका अपना ही मूल उद्देश्य अपने ही जनता को कंगाल करना है। अब क्या है, दिन बेला ताई हर बात में कहती है कि इंटरनेशनल वजह से, इंपोर्ट कॉस्टली होने की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, आप इंपोर्ट मत कीजिए। किसने कहा है इंपोर्ट करने के लिए? आप देश में प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसके लिए एमएसएमई को बढ़ाना पड़ेगा। एमएसएमई को बढ़ाने से क्या होगा कि लोगों की आर्थिक हालत सुधरेगी, गरीबी हटेगी। गरीबी हटेगी तो लोग बेटर जीवन जिएंगे, बेटर जीवन जिएंगे तो आपको लट मारकर निकाल देंगे। आप ये कर ही नहीं सकते। तब आप इंपोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस की बात करते हैं। दुनिया में कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल क्राइसिस से प्रभावित नहीं होता है? तो चीन ने कैसे पिछले 30 साल पहले ही गरीबी मिटा दी? उस पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था। क्या आप ही के ऊपर है? बांग्लादेश की जीडीपी आपसे कैसे बढ़ गई? उस पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, आपके ऊपर है। अब क्या बात कर रहे हैं? ये सब तो अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरे का कंधे का सहारा ले। तो ये चीज बोलेंगे इस मामले पर। एक आम प्रचार किया जा रहा है हम लोगों के बीच में भी, क्योंकि भारत की आबादी बहुत विशाल है, इसलिए आबादी के कारण जो है मतलब यहाँ गरीबी ज्यादा बढ़ रही है। अरे एक तरफ तो मोदी जी डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात करते हैं, जिसका मतलब भी उनको समझ में नहीं आता है। चौथी फेल क्या समझेगा? वो तो पोलोनियस ने कहा था, हैमलेट ने कहा ना पोलोनियस के बारे में, द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स। माने
जब पोलोनियस का बेटा, हैमलेट एक नाटक है शेक्सपियर का, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं दर्शकों के लिए। हैमलेट एक विश्व प्रसिद्ध ट्रेजेडी है, शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ। उसमें एक चरित्र है पोलोनियस, जो बहुत ही बड़बोला है। उसका बेटा लेटरस जब फ्रांस जाने की तैयारी करता है उच्च शिक्षा के लिए, तो पोलोनियस अपने बेटे को कई सारे सलाह देता है, जैसे कि लेंड योर ईयर्स टू ऑल, योर आइज टू टंग टू नन, माने अपने कान सबके लिए खुले रखो लेकिन हर जगह बड़बड़ मत करो। तो ये सारे जब भाषण वो देता है बाप बेटे को, तो लेटरस का मित्र है हैमलेट, वो मन ही मन सोचता है, द फूल हैव प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड्स। ये बेवकूफ जो है अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में अच्छे शब्दों की एक पूरी फौज इसने जमा करके रखी है। मोदी वही है, जो बेवकूफ है वो डेमोक्रेटिक डिविडेंड और ये वो अच्छे अच्छे शब्दों की एक पूरी फौज उसके दिमाग में है, जिसका मतलब वो जानता नहीं। आप एक तरफ डेमोक्रेटिक डिविडेंड की बात करती है, जिसके अनुसार आपकी जनसंख्या आपकी एसेट है, दूसरी तरफ आप जनसंख्या का हवाला देते हुए गरीबी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो आपकी एसेट आप खुद मानते हैं, उसी को आप लायबिलिटी भी मानते हैं, तो आपसे बड़ा गधा कौन है? बिल्कुल। सुब्रत जी, अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि संपूर्णता में इस बजट को आप 10 साल जो चल रहा मोदी की नीति या भारत की जो पॉलिसी चलती चली है, दोनों कितना अंतर देख पाते हैं? उसी पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है, सिर्फ सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को थोड़ा ज्यादा पैसा दे दिया गया है, और लॉलीपॉप है, और जो 10 साल से पॉलिसी चली आ रही है उसका कंटिन्यूएशन है। देखो, ये गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ चेंज। डाई कास्ट होता है ना, एक डाई कास्ट में लोहा को गला के अगर कास्ट में ढाल देते हो तो एक मूर्ति बन जाती है, वो मूर्ति थोड़ी ना बदलती है, फिर उस लोहे को गलाना पड़ेगा, सरकार को बदलना पड़ेगा, तभी तो पॉलिसी चेंज होगी ना। ये शुक्रिया सुब्रत जी, आपने बताया दर्शकों को बजट के बारे में, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को क्लियर हुआ है, और मैं समझता हूँ दर्शकों को भी थोड़ा समझ में आया होगा कि बजट के लग रहा है जिस तरह चीजें चल रही थी वो एक ज्यादा रिलेवेंट उसकी पर कर रहा है, देखा जा सकता है। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मौजूदा सरकार के प्रति जो एक मतलब स्थिति बदली जा रही है पूंजीपतियों के दलाल के तौर पर, उसको आम जनता के बीच में प्रचारित कीजिए, ताकि देश की जनता का भी कुछ विकास हो सके, कुछ सोच सके, कुछ समझ सके। सुब्रत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।